जब सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के काउंटर पर खड़ी थी और वह बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आकर धीमे से बोला, मैडम, ऊपर तीसरी मंजिल पर जो आदमी उस जवान लड़के के साथ हाथ पकड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसा, वो आपके पति है ना? तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने सिर हिलाया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, बेटी मेरे साथ चलो, कुछ चीज़ें खुद खुद अपनी आंखों से देखना बेहतर होता है। मैं पिछले 5 महीने से उन्हें यहाँ देख रहा हूँ। मेरे हाथ में खरीदारी का थैला था। पति ने कहा था, तुम बिल कर लो, मैं फ़ोन पर ज़रूरी बात कर लूँ। और अब यह सुरक्षा गार्ड मुझे बता रहा था कि मेरा पति ऊपर किसी और के साथ है। मगर मैं घबराई नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। और आज शायद वह दिन था जब सच सामने आने वाला था। अगर आप भी यह सुनना चाहते हैं कि मैंने 27 साल की शादी में धोखा देने वाले पति से कैसे अपना हक और इज्जत वापस ली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। मेरा नाम बिंदु सहलग है। मैं 22 साल की हूँ और गुड़गांव के सेक्टर 56 में रहती हूँ। एक 3 बेडरूम का सत्रत मकान है मेरा, जो मैंने अपने माता पिता के पैसों से शादी के से पहले खरीदा था। उसने वक्त इसकी कीमत 32 लाख थी। आज यह 1 करोड़ 80 लाख का है। मैं फार्मालिटी इंडस्ट्रीज में वरिष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक हूँ। पिछले 25 साल से वही काम कर रही हूँ, दवाइयों की फैक्ट्री के गुड़गांव के औद्योगिक इलाके में। मेरा काम के हर दवाई की जांच करना, हर कागजात को देखना, सारे नियमों का पालन करवाना। मेरी तनख्वाह अच्छी है। एक 20,000 महीना फिक्स डिपॉजिट है, बीमा है, भविष्य निधि में 5 पैसा जमा है। और मेरे पति आशीष सहगल 55 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अपनी फर्म से सेक्टर 34 में कभी बहुत अच्छे पति थे। 27 साल हो गए हमें शादी करे। एक बेटा है अनुभव, 24 साल का, सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी में काम करता है नोएडा में। मगर पिछले 2 साल से आशीष बदल गया था। पहले जो घर पर जल्दी आ जाता था, अब रात 9-10 बजे तक दफ्तर में रहने लगा। जो मुझसे हर बात साझा करता था, अब फ़ोन पर बात करते वक्त दूसरे कमरे में चला जाता। जो सफ़ेद और हल्के नीले रंग की कमीज पहनता था, अचानक काले और मरून रंग के कपड़े खरीदने लगा। 55 की उम्र में व्यायामशाला में दाखिल लिया। बाल रंगवाए, नई खुशबू लगाने लगा। औरत हूँ मैं, समझ नहीं आता क्या? मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर शक सही है तो सबूत चाहिए, और अगर गलत है तो बेकार का झगड़ा क्यों। इसलिए मैं चुपचाप देखती रही। पर आज इस मॉल में जब वह बुजुर्ग गार्ड रामनाथ सिंह मुझे तीसरी मंजिल पर ले गया और सुरक्षा कक्ष में बैठकर मुझे पर्दे पर दिखाया कि मेरे पति एक जवान लड़के के साथ ज्वेलरी की दुकान में कैसे उसके कान में कुंडल पहना रहे थे, कैसे उसके कमर पर हाथ रखे हुए थे, कैसे वह दोनों हंस रहे थे। उस पल मुझे लगा कि 27 साल की मेहनत, त्याग, प्यार, सब कुछ एक झूठ था। मगर मैंने रोया नहीं। उस गार्ड ने पूछा, बेटी पानी लोगी? मैंने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, पिछले 5 महीने से हर दूसरे रविवार को यह दोनों यहाँ आते हैं। पहले मुझे लगा शायद भाई बहन है। फिर एक दिन लिफ्ट में उन्हें चुंबन करते देखा, तब मुझे शक हुआ। आज जब आप इनके साथ आई तब मुझे पता चला कि यह इनकी पत्नी है। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ, मेरी बेटी भी ऐसे ही धोखा खाई थी। अगर किसी ने उसे पहले बता दिया होता तो शायद वह आज जिंदा होती। उस बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आपका बहुत शुक्रिया अंकल। क्या आप मुझे यह रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? उसने पूछा, क्या करोगी? मैंने कहा, जो करना चाहिए था 6 महीने पहले। मगर अब जब सबूत है तो देर नहीं हुई। उसने मुझे यूएसबी में पूरी रिकॉर्डिंग्स नकल करके दी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया। उस पर देखो। फिर मैंने कहा, अंकल, एक और मदद चाहिए। क्या आप मुझे तीसरी मंजिल पर ले जा सकते हैं? मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो मुझे ले गया। हमने लिफ्ट ली, तीसरी मंजिल पर पहुँचे। वो ज्वेलरी की दुकान दिख रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ी हो गई, एक खंभे के पीछे और देखा। मेरा पति एक लड़की के साथ था। उम्र होगी उसकी 30-35 साल। गोरी लंबी फैशन के कपड़े पहने हुए। आशीष उसके गले में एक हार दिखा रहा था। शीशे में वो हंस रही थी। आशीष ने उसे माथे पर चुंबन किया, फिर दुकानदार से बोला कुछ। दुकानदार ने बिल बनाया। मैंने अपने फ़ोन से चलचित्र रिकॉर्ड किया पूरा, जब तक वह बिल चुका करके बाहर नहीं निकले। फिर मैं वापस नीचे आ गई।
अपना खरीदारी का थैला उठाया, गाड़ी में बैठ गई। 5 मिनट बाद आशीष आया, मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ करना, लंबी बात हो गई, चले? मैंने कहा हाँ चलो। रास्ते पर भी चुप रही। आशीष को लगा शायद मैं थक गई हूँ। घर पहुँचे मैंने खाना बनाया, दाल मखनी आशीष की पसंदीदा। उसने खूब तारीफ की, बोला, बिंदु तुम्हारे हाथ का खाना से अच्छा कुछ नहीं। मैं मुस्कुराई, मगर अंदर से मैं टूट रही थी। सोच रही थी, यह वही आदमी है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी दे दी, जिसके लिए मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती हूँ, जिसके माँ बाप की आखिरी सांस तक मैंने सेवा की। उस रात में सो नहीं पाई। मैं उठी और अपनी माँ के पुराने कमरे में चले गई। माँ गुजरे हुए 3 साल हो गए, मगर मैंने वो कमरा वैसे ही रखा है। उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े, उनकी अलमारी। मैं वहाँ फर्श पर बैठ गई, एक पुराना तस्वीर का एल्बम निकाला। मेरी शादी की तस्वीरें थी उसमें। कितनी खुश थी मैं उस दिन। आशीष कितना अच्छा लग रहा था। मेरे माँ पापा कितने खुश थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी सेट हो गई, एक अच्छा पति, एक अच्छा परिवार। मगर आज मैंने तस्वीरों का एल्बम बंद किया और मन में ठान ली, मुझे पता लगाना है कि यह लड़की कौन है, आशीष का उससे क्या रिश्ता है, और सबसे ज़रूरी मुझे अपने आप को बचाना है। क्योंकि अगर आशीष ने धोखा दिया है, वह मेरे पैसे पर भी नज़र रख सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शांत कैसे रह पाई। तो सुनिए, मैं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में काम करती हूँ। मेरा काम है हर चीज़ को जांचना, हर बारीकी को परखना, हर समस्या की जड़ ढूंढना। घर में भी मैं वही करती हूँ। पहले सारी जानकारी इकट्ठा करो, फिर विश्लेषण करो, फिर योजना बनाओ। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं धीरे धीरे चुपचाप सारे सबूत इकट्ठे करूँगी, और जब वक्त आएगा तब मैं वार करूँगी। अगले दिन दफ्तर गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे एक निजी जासूस चाहिए और एक वकील थी, मगर ऐसा कोई जो मुझ पर भरोसा करे, जो मेरी मदद करे। दोपहर में खाने के समय मैंने अपनी पुरानी कॉलेज सहेली मेघा खन्ना को फ़ोन किया। मेघा वकील है, परिवार न्यायालय में वकालत करती है। हमारी पिछले 10 साल से बात नहीं हुई थी ठीक से, बस व्हाट्सएप पर जन्मदिन की शुभकामनाएं। मगर आज मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैंने कहा, मेघा, मैं बिंदु हूँ, क्या तू मिल सकती है आज शाम? वो थोड़ी हैरान हुई, बोली, हाँ बिंदु, सब ठीक है ना? मैंने कहा, बात करनी है, कृपया, यह जरूरी है। हम शाम को कनॉट प्लेस में एक कैफ़े में मिले। मैंने उसे सब कुछ बताया, मॉल में क्या हुआ, मेरे शक व चलचित्र। मेघा ने सब सुना, फिर बोली, बिंदु, तू रो क्या नहीं रही? तेरी आंखों में आंसू क्या नहीं है? मैंने कहा, रोने से क्या होगा, मुझे अब सोचना है। मेरे पास सिर्फ एक चलचित्र है, मुझे वह सबूत चाहिए। मुझे जानना है कि वह लड़की कौन है, आशीष कब से यह सब कर रहा है, उसने कितना पैसा उस पर खर्च किया है, और सबसे ज़रूरी, मुझे अपनी संपत्ति और पैसे सुरक्षित करने हैं। मेघा ने मेरा हाथ पकड़ा, बोली, तू सही सोच रही है। सुन, मैं तुझे एक निजी जासूस का नंबर देती हूँ। हरप्रीत गिल बहुत अच्छा काम करता है, गोपनीयता भी बनाए रखता है। उस काम पर रख ले, वह पूरी जांच करेगा, और तू अभी से अपने आर्थिक कागजात संभाल कर रख। तेरे नाम पर क्या क्या है उसकी सूची बना। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तलाक का मुकदमा का दायर करेंगे। व्यभिचार के आधार पर। मैंने पूछा, क्या मुझे मिलेगा? मेघा बोली, बिंदु, तेरा घर तेरे नाम पर है, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। आशीष का तेरी संपत्ति पर कोई हक नहीं, क्योंकि यह तूने शादी से पहले खरीदा था। और अगर तूने सारे कागजात संभाल कर रखे तो तुझे अच्छा भरण पोषण भत्ता भी मिलेगा। मानसिक क्रूरता और व्यभिचार दोनों आधार है। अदालतें औरतों के पक्ष में ज़्यादा फैसला देती है। जब पति ने धोखा दिया हो, उस दिन मैं थोड़ी हिम्मत के साथ घर लौटी। मेघा ने मुझे हरप्रीत का नंबर दिया था। अगले दिन मैंने उससे फ़ोन किया। हरप्रीत ने मुझसे मिलने के लिए एक भोजनालय में बुलाया। वो 45 साल का एक सिख आदमी था, पहले पुलिस में था, अब निजी जासूसी का काम करता है। मैंने उसे सारी बात बताई, उसे वह चलचित्र दिखाए। उसने कहा, मैडम, मुझे 10 दिन दीजिए, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, आपके पति से कब मिली, सब कुछ मैंने उसे अग्रिम में 50,000 दिए गए अपने अलग खाते से। आशीष को पता भी नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास अलग खाता कब से है। तो सुनिए, मेरे पास 3 खाते हैं। एक संयुक्त खाता जिसमें मेरी तनख्वाह आती है और आशीष को पहुँचे, एक बचत खाता जो सिर्फ मेरे नाम पर है
उसमें मेरे फिक्स डिपॉजिट से और भविष्य निधि का पैसा आता है जब ज़रूरत हो। और एक तीसरा खाता जो मैंने 2 साल पहले खोला था दूसरे शहर में, पंजाब नेशनल बैंक में। उसमें हर महीने में 20-25 डालती हूँ चुपचाप। यह मेरी आपातकालीन निधि है। क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है। पापा के गुजरने के बाद माँ के पास कुछ नहीं था। पापा ने सब कुछ बेटे को नाम पर कर दिया था। माँ को सिर्फ छोटी सी पेंशन मिलती थी। मैंने तब सीखा कि एक औरत को अपने पैसे खुद संभालने चाहिए। कोई भरोसा नहीं कि अब क्या हो जाए। 10 दिन बाद हरप्रीत ने मुझे बुलाया। उसने मुझे एक फाइल दी। उसमें सब कुछ था। उस लड़की का नाम शालिनी भाटिया है। 34 साल की, आंतरिक सज्जा की डिजाइनर है। तलाक हो चुका है उसका। 3 साल पहले पति ने मारपीट की थी, इसलिए उसने छोड़ दिया। अब अकेली रहती है सेक्टर 22 गुड़गांव में एक किराए के फ्लैट में। उसकी अपनी छोटी सी आंतरिक सज्जा की फर्म है। आशीष से मिली कैसे? 18 महीने पहले आशीष के एक ग्राहक को आंतरिक सज्जा की डिजाइनर चाहिए थी। आशीष ने शालिनी को सिफारिश की। काम के सिलसिले में मिलना हुआ। फिर धीरे धीरे बात बढ़ी। पिछले 1 साल से यह दोनों नियमित मिल रहे हैं। हरप्रीत ने मुझे तस्वीर दी। भोजनालयों में, बाजारों में, होटलों में, तारीखें, समय, जगह सब नोट थी। उसने मुझे एक ध्वनि रिकॉर्ड भी दी। आशीष और शालिनी की बातचीत किसी होटल के कमरे में। शालिनी पूछ रही थी, आशीष तुम मुझसे शादी कब करोगे? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आशीष ने कहा था, बस चांद थोड़ा सब्र कर। मैं बिंदु को मना रहा हूँ कि घर संयुक्त नाम पर कर दे। उसके बाद मैं तलाक ले लूँगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो चिंता मत कर। शालिनी ने पूछा, मगर अगर वह नहीं माने तो? आशीष ने कहा, मान जाएगी। मैं उसे समझा दूंगा कि टैक्स बचाने के लिए ज़रूरी है। बिंदु को इन सब चीज़ों में की समझ कहाँ है? वह तो बस घर और दफ्तर में लगी रहती है। उससे पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मैं जिस आदमी के लिए 27 साल से खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, वह मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं है। हरप्रीत ने मुझे और भी जानकारी दी। आशीष ने शालिनी पर अब तक 8.5 लाख खर्च किए हैं। ज्वेलरी, कपड़े, होटल, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट, सब कुछ। और यह पैसे कहाँ से आए? हमारे संयुक्त खाते में, जिसमें मेरी मेहनत की कमाई भी जाती है। मैंने हरप्रीत को धन्यवाद किया, बाकी के पैसे दिए और घर लौट गई। उस रात जब आशीष घर आया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सामान्य तरीके से पेश आई, खाना परोसा, उसकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया था। उसने खूब खाया। बोला, बिंदु आज का हलवा तो कमाल का बना है। मैं मुस्कुराई, मगर अगर अंदर से मैं उससे सोच रही थी, तुम मुझे बेवकूफ़ समझता है ना? सोचता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तुझे क्या पता कि मैं तुझसे 3 कदम आगे चल रही हूँ। अगले 3 महीने में बिल्कुल सामान्य रही, मगर पर्दे के पीछे मैं अपनी योजना बना रही थी। मेघा से नियमित मिल रही थी, तलाक के कागजात तैयार करवा रही थी, अपनी सारी संपत्ति के कागजात इकट्ठे कर रही थी, बैंक में जाकर अपने सारे खातों की जानकारी ले रही थी, बीमा की पॉलिसी में नॉमिनी बदलवा रही थी। अब नॉमिनी आशीष नहीं, अर्णव था मेरा बेटा। अर्णव को मैंने कुछ नहीं बताया। बच्चा है अभी, 24 साल का। उसे अपने पापा से बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहती थी कि वह दुखी हो। जब वक्त आएगा तब मैं उसे सब समझा दूंगी। आशीष अब और भी बेशर्म हो गया था। अब वह शनिवार और रविवार को भी दफ्तर जाने का बहाना बनाने लगा था। कहता, बिंदु एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और मैं जानती थी कि वह शालिनी से मिलने जा रहा है, मगर मैंने कभी नहीं रोका, क्योंकि हर बार वह जाता, हरप्रीत उसकी तस्वीरें खींचता, हर बार वह शालिनी के साथ होता। मेरे पास एक और बहुत सबूत जुड़ा था। फिर एक दिन आशीष ने वह बात कही जिसका मैं इंतजार कर रही थी। रात का खाना खाते वक्त उसने कहा, बिंदु मैं सोच रहा था कि अपना घर संयुक्त नाम पर करवा ले। तुम जानती हो टैक्स के हिसाब से अच्छा रहेगा, और अगर कभी कुछ हो गया तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पूछा, कैसी परेशानी? उसने कहा, अरे यार, कुछ भी हो सकता है। आजकल कानूनी झंझट बहुत है। अगर घर दोनों के नाम पर होगा तो सब आसान रहेगा। मैं चुप रही। फिर मैंने कहा, मुझे सोचने दो। आशीष बोला, सोचना क्या है? यह तो अपना ही घर है, मेरे नाम पर भी होना चाहिए। मैंने कहा, आशीष, यह घर मैंने अपने माँ पापा के पैसों से खरीदा था। शादी से पहले मेरी माँ ने अपने गहने बेचे थे इसके लिए, तुम्हें याद है? उसने कहा, तो क्या हुआ?
अब तो हम पति पत्नी हैं, 27 साल हो गए, घर दोनों का ही हुआ ना। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी, मगर मैं जानती थी कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि यह घर मेरी सुरक्षा है, मेरी ताकत है। और अगर मैंने इसे संयुक्त नाम पर कर दिया तो आशीष तलाक के वक्त आधा हिस्सा मांगेगा, या बदतर वो घर बेचकर पैसे शालिनी पर उड़ा देगा। उस रात मैंने मेघा को फ़ोन किया, सब बताया। मेघा ने कहा, बिंदु अब समय आ गया है, तो अब और इंतज़ार मत कर, हमारे पास सारे सबूत हैं, हम कल ही तलाक की अर्जी दायर कर देते हैं। मैंने कहा, मगर मैं चाहती हूँ कि आशीष को पता चले, मैं चाहती हूँ कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसने क्या धोखा खोया। मैं चाहती हूँ कि उसे एहसास हो कि जिस औरत को उसने बेवकूफ़ समझा वो कितनी समझदार थी। मेघा बोली, तो फिर क्या करना है? मैंने कहा, एक आखिर काम बाकी है, मुझे अर्णव को बताना है, वो मेरा बेटा है, उसे सच जानने का हक है, और फिर हम सबके सामने आशीष का असली चेहरा उजागर करेंगे। अगले दिन शनिवार था। आशीष ने कहा कि उसे दफ्तर जाना है। मैं जानती थी कि वह शालिनी से मिलने जा रहा है। उसके जाने के बाद मैंने अर्णव को बुलाया, वो नोएडा से आया। हम दोनों घर के छोटे कमरे में बैठे, वो जो पहले उसका बचपन का कमरा था। मैंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यह बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर तुम्हें जानना चाहिए। अर्णव ने पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, मगर तुम्हारे पापा ने कुछ ऐसा किया है जो मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, शालिनी के बारे में, आशीष के धोखे के बारे, उन्हें सारे सबूतों के बारे में जो मैंने इकट्ठे किए थे, और उस रिकॉर्डिंग के बारे में जिसमें आशीष ने कहा था कि वो मुझसे तलाक लेकर शालिनी से शादी करेगा। अर्णव सुनता रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मा, यह सच है, पापा ने सच में ऐसा किया? मैंने कहा, हाँ बेटा, और मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकी। मैं चाहती थी कि पहले मेरे पास पूरे सबूत हो ताकि कोई झूठ ना बोल सके। अर्णव ने मुझे गले लगा लिया, बोला, मम्मा, आप बिल्कुल सही किया, मैं आपके साथ हूँ, जो भी करना है कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे को सही संस्कार दिए हैं। उसने अपनी माँ का साथ दिया, सही और गलत में फ़र्क किया। फिर मैंने मेघा को फ़ोन किया, कहा, मेघा, आप तैयारी करो, रविवार को हम सबको घर पर बुलाते हैं, आशीष के भाई बहन, मेरे भाई, सोसाइटी के कुछ लोग, और उस दिन मैं सबके सामने सच रखूँगी। मेघा ने कहा, ठीक है, मैं भी आऊँगी और अपने साथ तलाक के कागजात लाऊँगी। रविवार आया, मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी, खाना बनाया, समोसे, पकौड़े, चाय, सब कुछ। आशीष को लगा कि शायद मैं कोई छोटी सी पार्टी रख रही हूँ। उसने पूछा भी नहीं, वह अपने कमरे में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद शालिनी से शाम को 5 बजे लोग आने लगे। आशीष के भाई राजीव और उसकी पत्नी नीलम, आशीष की बहन पूजा, मेरे भाई संजय, सोसाइटी की प्रेसिडेंट शर्मा जी और उनकी पत्नी, और फिर मेघा आई, सूट में एक बड़ा सा बैग लेकर। आशीष थोड़ा हैरान हुआ, बोला, बिंदु, यह सब क्या है? तुमने मुझे बताया नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा, आशीष, बैठ जाओ, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। सब लोग बैठ गए, चाय नाश्ता हुआ। फिर मैंने खड़े होकर कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक सबको क्यों बुलाया, तो सुनिए, मुझे आपको सब कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो मैंने पिछले 6 महीने से जाना है। आशीष ने कहा, बिंदु, यह क्या नाटक है? मैंने कहा, नाटक नहीं आशीष, सच है, वो सच जो तुमने छुपाया है। फिर मैंने मेघा की तरफ देखा। मेघा ने अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला, उसे टीवी से जोड़ा और फिर वो चलचित्र चलाया, सिलेक्टर सिटी वॉक मॉल का, जिसमें आशीष शालिनी के साथ ज्वेलरी की दुकान में था। उसके गले में हार पहना रहा था, उसे चुंबन कर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, सबने वो चलचित्र देखा। आशीष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, यह कहाँ है? मैंने कहा, यह सच है आशीष, वो सच जो तुम छुपा रहे थे। यह है शालिनी भाटिया, तुम्हारी प्रेमिका, जिसके साथ तुम पिछले 1 साल से संबंध रख रहे हो। राजीव ने कहा, भैया, यह क्या है? यह सच है, आशीष ने कहा। नहीं, कुछ नहीं है, बस एक दोस्त है। मैंने कहा, दोस्त सच में? तो फिर यह सुनो। मेघा ने वो ध्वनि रिकॉर्ड चलाई जिसमें आशीष शालिनी से कह रहा था कि वो मुझसे तलाक लेकर उसे शादी करेगा, जिसमें आशीष ने कहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं है। सब सुन रहे थे। नीलम के मुंह से निकला, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पूजा ने कहा, भैया, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी ने 27 साल तुम्हारे साथ दिया,
और तुमने यह किया। आशीष अब घबरा गया था। उसने कहा, बिंदु सुनो, मैं समझ सा सकता हूँ। मैंने कहा, समझाने की ज़रूरत नहीं है आशीष, मेरे पास सारे सबूत है। तुमने शालिनी पर आए 5 लाख खर्च किए तुम्हारे संयुक्त खाते से, वह पैसे जिसमें मेरी मेहनत की कमाई भी जाती है। तुमने होटलों में उसके साथ रात बिताई। तुमने मुझे झूठ बोला और सबसे बुरा, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा। सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। शर्मा जी ने कहा, आशीष जी, यह बहुत गलत हुआ है। बिंदु जी जैसी पत्नी को धोखा देना यह तो पाप है। आशीष ने कोशिश की बचाव की। बोला, देखो, यह सब गलतफहमी है। वो लड़की बस एक फ्लाइट के रेफलर थी, कुछ नहीं है उसमें। मैंने कहा, तो फिर तुमने उससे हार क्यों दिलवाया? उसके साथ होटल में क्यों गए? उससे शादी की बातें क्यों की? आशीष चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने मेघा से कहा, मेघा, कागजात दिखाओ। मेघा ने तलाक से कागजात निकाले। बोली, मैं मेघा खन्ना, बिंदु जी की वकील हूँ। हमने आज परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की है। व्यभिचार और मानसिक क्रूरता के आधार पर हमारे पास पूरे सबूत है। होटल की रसीदें, बैंक के लेन देन, तस्वीरें, चलचित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग, सब कुछ। राजीव ने कहा, भैया, तुमने यह क्या कर दिया? आशीष ने अब गुस्से में आकर कहा, तुम्हें मुझसे तलाक नहीं ले सकती बिंदु, यह घर मेरा भी है। मैंने कहा, नहीं आशीष, यह घर सिर्फ मेरा है। मैंने इसे शादी से पहले खरीदा था, अपने माँ पापा के पैसों से। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। और रही बात तलाक की, तो वह तो जो आएगा, क्योंकि तुमने धोखा दिया है। कानून मेरे साथ है, मेघा ने कहा। और हाँ, हमने भरण पोषण भत्ते की मांग भी रखी है। 25 लाख में मानसिक क्रूरता और धोखे के लिए अदालत हमारे पक्ष में फैसला देगी। आशीष का चेहरा देखने लायक था। वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने कोशिश की कुछ बोलने की, मगर अर्णव खड़ा हो गया। अर्णव ने कहा, पापा, आपने बहुत गलत किया। मम्मा ने आपके लिए सब कुछ किया और आपने उनके साथ धोखा किया। मैं अम्मा के साथ हूँ। आप जो भी करना है कीजिए, मगर मैं मम्मा का साथ दूंगा। पूजा रो रही थी। बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानती थी कि भैया ऐसे है। आप जो भी करोगी सही होगा। शर्मा जी ने कहा, आशीष जी, सोसाइटी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे व्यवहार तो स्वीकार नहीं करते। बिंदु जी हमारे सम्मानित सदस्य है और आपने जो किया है वह बहुत शर्मनाक है। एक एक करके सब लोग मुझे अपना समर्थन दे रहे थे। आशीष अकेला पड़ गया था। उसने देखा तो उसने अपने भाई बहन भी उसके खिलाफ है। उस रात आशीष ने घर छोड़ दिया। उसने अपना सामान उठाया और चला गया। मैंने नहीं रोका, मैंने बस कहा, आशीष, अदालत का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ हाजिर होना। वह चला गया और मैं अपने बेटे और अपने भाई के साथ घर में रह गई। मेघा भी रुकी। उस रात हम सब ने बैठकर चाय पी और मैंने पहली बार 27 साल में शांति महसूस की। अगले कई हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। आशीष ने वकील रखा, कोशिश की मुझे गलत साबित करने की, मगर हमारे पास इतने सबूत थे कि उसकी एक नहीं चली। अदालत ने तलाक दे दिया। 6 महीने में व्यभिचार के आधार पर आशीष को 25 लाख भरण पोषण भत्ता देने का आदेश मिला। उसे अपने भविष्य निधि से कुछ पैसे रोक लिए गए। उसकी प्रॉपर्टी मेरी थी, वह वैसे ही रही। उसे मेरे घर में आने पर रोक लगा दी गई, मगर असली सजा तो सामाजिक थी। सोसाइटी में सबको पता चल गया। लोग उससे बात करना बंद कर दिया। उससे कुछ ग्राहक छोड़कर चले गए, क्योंकि किसी को ऐसे चार्टर्ड अकाउंट पर भरोसा नहीं था जो अपनी पत्नी के साथ धोखा कर सकता था। शालिनी के बारे में वह भी आशीष को छोड़ गए। जब उसे पता चला कि आशीष के पास अब पैसे नहीं है, उसकी प्रैक्टिस मंदी पड़ गई है और उसे पर खर्च है, तो वह फौरन किनारा कर गए। उसने आशीष को फ़ोन भी करना बंद कर दिया। आशीष अब एक किराए के फ्लैट में रहता है, सेक्टर 21 में। एक छोटा सा 1 BHK। उसकी फर्म तो चल रही है, मगर पहले जैसे नहीं। बहुत से ग्राहक छोड़ गए। अब उसे वकील की फीस भरनी पड़ती है, मुझे भरण पोषण भत्ता देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। पैसे की तंगी है उसे, और मैं अपने घर में शांति से रह रही हूँ। मेरे दफ्तर में मुझे प्रमोशन मिला। अब मैं हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हूँ। मेरी तनख्वाह बढ़कर 15-5 हज़ार हो गई है। मेरे फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित है। मेरा घर मेरा है, मेरा बेटा मेरे साथ है। अर्णव अभी भी नोएडा में काम करता है, मगर हर हफ्ते आकर मिलता है। उसने अपने पापा से बात करना बंद कर दिया है। उसने कहा, मम्मा, जिस आदमी ने आपके साथ धोखा किया
उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। सोसाइटी में लोग मुझे सम्मान देते हैं। शर्मा जी ने एक बार कहा था, बिंदु जी, आपने जो किया वह बहुत हिम्मत का काम था। आजकल की औरतें सोचती है कि चुप रहना ही बेहतर है, मगर आपने साबित कर दिया कि सच की लड़ाई लड़ी जा सकती है। कभी कभी मैं अपनी माँ के कमरे में बैठती हूँ, उनकी तस्वीरें देखती हूँ और सोचती हूँ, माँ, आपने मुझे सही संस्कार दिए। आपने मुझे सिखाया कि एक औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए और गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरे पास सब शांति है, मेरे पास सुरक्षा है, मेरे पास सम्मान है और सबसे ज़रूरी, मेरे पास अपनी आत्मसम्मान है। आशीष ने सोचा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, कि मैं चुपचाप सब सह लूँगी। मगर उसे क्या पता था, जिस औरत को वो कमज़ोर समझ रहा था वो कितनी मजबूत थी। जिस औरत को वो अनपढ़ समझ रहा था वो कितनी समझदार थी। जिस औरत को वो बेबस समझ रहा था उसके पास क्या क्या था। मेरे पास मेरी नौकरी थी, मेरे पास मेरा घर था, मेरे पास मेरे पैसे थे, मेरे पास मेरी योजना थी और सबसे ज़रूरी, मेरे पास मेरी हिम्मत थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे उस सुरक्षा गार्ड रामनाथ सिंह की याद आती है। उस बुजुर्ग ने मुझे सच दिखाया, उसने मुझे बहुत सबूत दिया जो मुझे चाहिए था। अगर उस दिन उसने मुझे नहीं बताया होता तो शायद आज भी मैं अंधेरे में होती। शायद आज भी आशीष मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता। शायद आज भी मैं अपने घर में बेघर होती। मगर उसने बताया और मैंने हिम्मत की, मैंने सब्र रखा, मैंने योजना बनाई, मैंने सबूत इकट्ठे किए और जब वक्त आया मैंने वार किया। आज मुझे जो शांति मिली है वह अनमोल है। हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता कि आज क्या होगा। हर रात जब सोती हूँ तो मुझे शक नहीं होता कि मेरा पति कहाँ है। हर दिन जब काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी मेहनत की कमाई सिर्फ मेरी है, कोई और इसे किसी और पर बर्बाद नहीं कर रहा। मेरी कहानी सुनकर शायद कुछ लोगों कहेंगे कि मैंने जल्दबाजी की है। मुझे आशीष को एक और मौका देना चाहिए था कि 27 साल की शादी को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। मगर मैं उनसे पूछती हूँ, कितने मौके? आशीष ने 1 साल तक मुझे धोखा दिया, हर दिन झूठ बोला, हर दिन मुझे बेवकूफ़ बनाया, हर दिन मेरी मेहनत की कमाई किसी और पर लुटाई और सबसे बुरा, उसने मेरी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची। क्या मुझे बस इसलिए चुप रहना चाहिए था क्योंकि हम 27 साल से साथ हैं? क्या मुझे बस इसलिए सहना चाहिए था क्योंकि समाज क्या हो कहेगा? नहीं, मैंने अपने लिए खड़ा होना चुना, मैंने अपनी इज्जत को चुना, मैंने अपनी सुरक्षा को चुना और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब मुझे पता है बहुत सी औरतें ऐसी ही स्थिति में है। उनके पति धोखा दे रहे हैं, उनके पति झूठ बोल रहे हैं, उनके पति उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे थे, मगर वह चुप थे। डर से, समाज के डर से, अकेले रह जाने के डर से, पैसों के डर से। उन सब औरतों में से मैं कहना चाहती हूँ, डरो मत। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास अधिकार है, कानून तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें हिम्मत चाहिए और सबूत चाहिए और एक अच्छा वकील चाहिए। अगर तुम्हें शक है कि कुछ गलत हो रहा है तो छुपाओ मत, जांच करो, सबूत इकट्ठे करो, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, बैंक के लेन देन, सब कुछ, और फिर एक अच्छे वकील से मिलो। अपने अधिकार जानो, अपनी संपत्ति सुरक्षित करो और सबसे ज़रूरी, अपने लिए खड़ी हो जाओ। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी शांति, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरी कहानी शायद हर किसी की कहानी नहीं है, मगर मेरा सबक हर किसी के लिए है। धोखे को सहना जरूरी नहीं है, झूठ को मानना जरूरी नहीं है, बेइज्जती को बर्दाश्त करना जरूरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे माफ़ करने से पहले सोचो, क्या वह माफ़ी के लायक है? क्या वह बदल सकता है या फिर वह फिर से वही करेगा? मेरे हिसाब से जो एक बार धोखा से दे सकता है वह फिर से दे सकता है। जो एक बार झूठ बोल सकता है वह फिर से बोल सकता है। जो एक बार तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है वह फिर से कर सकता है। इसलिए मैंने आशीष को दूसरा मौका नहीं दिया। मैंने सीधा तलाक लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को वापस अपने हाथ में लिया और आज मैं खुश हूँ। हाँ, कभी कभी अकेलापन लगता है, कभी कभी याद आता है कि एक साथी था, मगर फिर मुझे याद आता है कि वह साथी धोखेबाज था, वो साथी झूठ था। तो फिर उस अकेलेपन से तो अच्छा है ये अकेलापन जो ईमानदार है। अब मैं अपनी शर्तों पर जी रही हूँ। मेरे पैसे मेरे हैं, मेरा घर मेरा है, मेरी ज़िंदगी मेरी है,
कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा, कोई मुझसे झूठ नहीं बोल रहा, कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहा। वो शायद कभी जब वक्त सही होगा मैं फिर से किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दूंगी, मगर इस बारे में ज़्यादा सावधान रहूँगी। इस बारे में अपनी आंखें खुली रहूँगी। इस बारे में अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनूंगी। मगर सभी इस पल में सिर्फ खुद के साथ हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। आज शाम को जब मैं अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी तो मुझे रामनाथ अंकल की याद आई। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें फिर से मिलना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उनकी वजह से भी मेरी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए अगले रविवार को मैं सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल गई। रामनाथ अंकल वही थी अपनी ड्यूटी पर। मुझे देखकर उनकी आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने पूछा, बेटी सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ अंकल, सब बिल्कुल ठीक है। आपकी वजह से आपने मुझे सच दिखाया, आपने मुझे सबूत दिया, आपने मुझे हिम्मत दी। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरा तलाक हो गया, मेरा घर मेरा है, मेरी ज़िंदगी मेरी है और यह सब आपकी वजह से। रामनाथ अंकल की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी मुझे खुशी है कि तुमने हिम्मत की। मेरी बेटी नहीं कर पाई थी, उसने सब कुछ सह लिया और आज वो हमारे साथ नहीं है। अगर तुमने लड़ाई लड़ी, तुमने जीत हासिल की, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने उन्हें गले लगाया और धन्यवाद किया। उस बुजुर्ग ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और मैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहूँगी। तो यह थी मेरी कहानी, एक 52 साल की औरत की कहानी जिसे उसके पति ने बेवकूफ़ समझा, मगर जिसने साबित कर दिया कि वह कितनी समझदार थी, जिसने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत हिम्मत में है, सच्चाई में है, अपने लिए खड़े होने में है। अगर मेरी कहानी से किसी एक औरत को भी हिम्मत मिली तो मुझे समझूंगी कि मेरा यह सब कुछ साझा करना सार्थक था। अगर किसी एक औरत ने भी मेरी कहानी सुनकर फैसला किया कि वह अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी तो मैं समझूंगी कि मेरी मुश्किलों का कोई मतलब था, क्योंकि हमें औरतें बहुत मजबूत है, हम सब कुछ सह सकती है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हमें सब कुछ सहना चाहिए। हमारे पास चुनाव है, हमारे पास आवाज़ है, हमारे पास अधिकार है। बस हमें अपनी ताकत को पहचानना है, अपने अधिकार को जानना है और अपने लिए खड़ा होना है। तो अगर आप किसी ऐसी स्थिति में है जहां आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, आंखें खोलिए, सबूत इकट्ठे कीजिए, मदद लीजिए और लड़िए अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि कोई भी चाहे वह कितना भी करे, वो आपकी इज्जत से खिलवाड़ करने का हक नहीं रखता। कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाने का हक नहीं रखता। कोई भी आपकी मेहनत की कमाई लुटाने का हक नहीं रखता। आप मजबूत है, आप काबिल है, आप लायक है सम्मान के, प्यार के, सच्चाई के। और अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो याद रखिए, गलती उनकी है, आपकी नहीं। कभी उनमें है, आप में नहीं। शर्म उन्हें आनी चाहिए, आपको नहीं। तो सिर उठाकर जिए, गर्व से जिए, अपनी शर्तों पर जिए और हमेशा याद रखें, कर्म का फल मिलता है। जो गलत करता है उसे सज़ा मिलती है और जो सच के साथ खड़ा होता है उसे न्याय मिलता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी ऐसे किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सब्र और रणनीति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। बस हिम्मत चाहिए और सच चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। धन्यवाद।